जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आप कक्षा 12 हिंदी में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बचे हुए एक महीने में मात्र आप इतने टॉपिक पढ़ करके हिंदी में 100 में 100 ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कक्षा 12 हिंदी के लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाली है। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ सभी का स्क्रीनशॉट लेते जाइए और उतने ही आप बचे हुए एक महीने में पढ़ लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 100 में से 100 लाने में आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं और सारी चीज़ें देखते हैं कि कौन सा टॉपिक कितना आपको पढ़ना है, कितना किस चीज़ को टाइम देना है, ठीक है। और किस में कौन कौन से चैप्टर आपको ज़्यादा पढ़ने हैं ताकि आपका पूरे अंक आए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपके पेपर में एक चीज़ आता है साहित्यिक परिचय, ठीक है। साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय कौन से हैं? गद्य खंड के और पद्य खंड के। गद्य खंड के आते हैं और पद्य खंड के, दोनों अलग अलग आते हैं और 5-5 अंक के आते हैं। तो गद्य खंड में आप साहित्यिक परिचय देखिए, मात्र ये 3 तैयार करने हैं आपको। चाहे आपको सामान्य हिंदी का पेपर देना है या फिर साहित्यिक हिंदी का पेपर देना है, दोनों के लिए ये तीनों साहित्यिक परिचय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है दोस्तों वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का और तीसरा है प्रोजी सुंदर रेड्डी जी का। ये 3 साहित्यिक परिचय आपको तैयार कर लेना है और प्रोजी सुंदर रेड्डी की जगह पर आप चाहें तो एपीजे अब्दुल कलाम का भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है भाई। लेकिन कम से कम 3 तो आप तैयार कीजिएगा, वरना हो सकता है कि आपके अंक जो है साहित्यिक परिचय से छूट जाएं। बाकी 3 आप तैयार कर लेंगे तो आपका एक भी अंक नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। देखिए, ये 3 साहित्यिक परिचय आपको तैयार कर लेना है, 5 अंक आपके ये बन जाएंगे। उसके बाद आते हैं कवियों के साहित्यिक परिचय, यानी कौन कौन से कवियों का साहित्यिक परिचय तैयार करें पद्य खंड में, ठीक है। 5 अंक का पद्य खंड से भी साहित्यिक परिचय आएगा। तो इसमें 4 इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का, तीसरा है महादेवी वर्मा जी का और चौथा है मैथिली शरण गुप्त जी का, ठीक है। ये 4 अगर आप तैयार कर लेंगे तो इसमें से कोई ना कोई आपके पेपर में सेम टू सेम फंस जाएगा और 5 अंक आपको इसमें से भी मिल जाएंगे। इस तरीके से 2 साहित्यिक परिचय आपको 10 अंक परीक्षा में दिला देंगे। इसके बाद तीसरी चीज आपको पढ़ना है गद्य खंड के कुछ महत्वपूर्ण पाठ, जो कि 10 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा। यानी गद्य खंड के चैप्टर्स जो हैं उनमें से एक गद्यांश आपके पेपर में दिया जाएगा, जिसके नीचे 5 प्रश्न रहेंगे। कितने प्रश्न रहेंगे? 5 प्रश्न। और एक प्रश्न 2 अंक का, तो 5 प्रश्न कितने अंक के हो गए? 10 अंक के। इस तरीके से कौन कौन से चैप्टर के गद्यांश ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो ये रहे 3 चैप्टर। पहला है राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा है अशोक के फूल, तीसरा है भाषा और आधुनिकता। ये 3 चैप्टर अगर आप बेहतरीन तरीके से पढ़ लेते हो, इसके एक एक गद्यांश को हल कर लेते हो, तो 2 गद्यांश आएंगे तो 2 में से एक तो आपका 100% मैच कर जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। इनमें से कोई ना कोई गद्यांश जरूर पेपर में आता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इन 3 चैप्टर से कोई गद्यांश ना आए। 100% आता है, ये बहुत ज़्यादा खास चैप्टर है। तो आपको बचे हुए समय में मात्र इन 3 चैप्टरों को अच्छे से कवर कर लेना है, ना कि पूरी किताब को इधर उधर करने में टाइम व्यतीत करना है। मात्र इन 3 चैप्टर को डिटेल में पढ़ लो, सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी कर लो। उसके बाद अब चलते हैं पद्य साहित्य के महत्वपूर्ण पाठों पर। तो दोस्तों, पद्य साहित्य में भी 10 अंक का आपका एक पद्यांश आएगा। क्या आएगा? एक पद्यांश। और उसके नीचे भी 5 प्रश्न रहेंगे। कितने प्रश्न? 5। एक प्रश्न 2 अंक का, तो 5 प्रश्न 10 अंक का, ठीक है भाई। तो पद्यांश में आपको इतने चैप्टर पढ़ने हैं। पवन दूती हो गया, कैकेयी का अनुताप हो गया, अभिनव मनुष्य वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गीत मैथिली शरण गुप्त वाला आप पढ़ लेंगे। पुरुरवा भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ लेंगे भाई। उसके बाद मैंने आहुति बनकर देखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। श्रद्धा मनु भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए भाई, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, लेकिन अब टाइम की अगर कमी पड़े तो आप मैथिली शरण वाले गीत को भी स्किप कर सकते हैं और श्रद्धा मनु को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये चैप्टर्स मत छोड़िएगा जो मैं बता रहा हूँ, पवन दूतिका, अभिनव मनुष्य, मैंने आहुति बनकर देखा, इनको तो ना छोड़ना, अन्यथा हो सकता है कि 10 नंबर आपके हाथ से चले जाएं, है ना। तो ये इतने चैप्टर आप जरूर पढ़ लीजिएगा पद्य साहित्य में। मानते हैं पवन दूतिका में आपको 2 दिन लगेगा पढ़ते ही, 3 दिन श्रद्धा मनु में लगेगा। ऐसे ही एक एक दिन का मैंने आहुति बनकर देखा और पुरुरवा आप 1 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। अभिनव मनुष्य, कैकेयी का अनुताप आप 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे 8 से 10 दिन में पद्य साहित्य आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब निबंध की बात करें, ये आपके बोर्ड पेपर में पूरे के पूरे 9 अंक का आएगा हिंदी के पेपर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट निबंध हैं। पहला है दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, दूसरा है जनसंख्या वृद्धि की समस्या, तीसरा है विज्ञान वरदान है या अभिशाप,
चौथा है दोस्तों बेरोजगारी की समस्या, पांचवा है साहित्य समाज का दर्पण है, और छठवां है नई शिक्षा नीति। इतने आपको तैयार कर लेना है भाई, देख सकते हो कितने हैं, तीन तीन छः 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 जो है निबंध आप तैयार कर लेंगे। इससे कोई ना कोई आपके पेपर में जरूर फंस जाएगा, क्योंकि भाई देखो पेपर में तीन चार ऑप्शन दिए रहते हैं, उनमें से कोई एक करना होता है ना। तो इतने में से कोई ना कोई आपके पेपर में जरूर आएगा, हर साल आता है, आप किसी भी साल का पेपर उठा करके देख लो, ये जो निबंध है इनमें से कोई ना कोई जरूर मैच कर जाएगा। इसके बाद पत्र लेखन देखते हैं दोस्तों, 6 नंबर का आता है। पत्र लेखन में आपको नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है यूट्यूब से वीडियो देख करके सीख लेना है। भाई ऑलरेडी मैं वीडियो बना रखा हूँ, यानी किसी भी कॉलेज में या किसी भी विश्वविद्यालय में एक प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं ये चीज़ लिखना है। या फिर आप कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, कोई छोटा सा धंधा शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए आपको कर्ज की ज़रूरत है, तो कर्ज के लिए प्रार्थना पत्र कैसे लिखेंगे, यानी बैंक से ऋण हम कैसे लेंगे, बैंक से ऋण लेने के लिए हमें प्रार्थना पत्र लिखना है। तो ये दूसरा हो गया। और तीसरा आपको तैयार करना है साफ सफाई के लिए प्रार्थना पत्र, यानी आपके इलाके में बहुत ज़्यादा गंदगी व्याप्त है तो उसको दूर करवाने के लिए कैसे प्रार्थना पत्र लिखना है, ये चीज़ भी आप सीख लेंगे। आप 3 लेटर सीख लीजिएगा, 6 अंक आपको मिल जाएंगे। इनमें से कोई एक ही पेपर आएगा तो दो, लेकिन करना एक पड़ेगा, इसलिए इस प्रश्न के फंसने के ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बाद खंड काव्य, खंड काव्य तो एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मात्र 1 पेज पढ़ने की वजह से आपको पूरे के पूरे 5 अंक दिलाएगा। अपने ज़िले में आने वाला खंड काव्य सर्वप्रथम पता करना है आपको। ये कैसे पता चलेगा, आप किसी विद्या क्वेश्चन बैंक या किसी भी क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं कि किस खंड काव्य के आगे तुम्हारे ज़िले का नाम है, तो जिस खंड काव्य के आगे आपके ज़िले का नाम होगा वही खंड काव्य आपके ज़िले में चलेगा। अगर आपके ज़िले का नाम नहीं मिलता है तो भाई अपने कॉलेज के प्रिंसिपल सर से फ़ोन करके पूछिए कि सर कक्षा 12 में कौन सा खंड काव्य चलता है अपने ज़िले में, ठीक है, वो आपको बता देंगे। कक्षा 10 नहीं बोलिएगा, नहीं तो 10 का अलग खंड काव्य होता है, 12 का अलग होता है, इसलिए आपको अपने टीचर से पूछना है। उसके बाद कहानियों का सारांश, आपके सिलेबस में कुछ कहानियाँ दी गई हैं जिनका सारांश लिखने के लिए बोर्ड परीक्षा में आता है, 1 प्रश्न और 5 अंक आपको दिला कर जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कहानियां हैं जिनका सारांश आप तैयार कर सकते हो। पंचलाइट कहानी हो गई, बहादुर कहानी हो गई और लाठी कहानी हो गई। सबसे पहले इन तीनों का सारांश आपको पढ़ लेना है। उसके बाद पंचलाइट कहानी और बहादुर कहानी का उद्देश्य भी आपको पढ़ लेना है। जी हाँ दोस्तों, उद्देश्य भी कभी कभी पूछ लेता है, सारांश नहीं पूछता तो उद्देश्य पूछ लेता है, इसलिए पंचलाइट और बहादुर कहानी का उद्देश्य पढ़ लीजिएगा और पंचलाइट बहादुर लाठी तीनों कहानी का सारांश पढ़ लीजिएगा। बस कुछ नहीं करना, आप यूट्यूब पर वीडियो देखिए, जो पढ़ाया जाए उसको कॉपी पर नोट करिए, बस पढ़ लीजिए। आप ऐसे में बहुत ही कम समय में अपना सिलेबस पूरा कर लेंगे। इसके बाद अब बात करें जो हिंदी में पीछे तरफ, यानी हिंदी के बुक में जो संस्कृत दी हुई होती है उसको कहते हैं संस्कृत दिग्दर्शिका। तो संस्कृत दिग्दर्शिका से कितने नंबर के प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, तो भैया इससे 14 नंबर के प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। 7 नंबर का एक गद्यांश आएगा और 7 नंबर का एक पद्यांश आएगा, जिनका हिंदी अनुवाद आपको करना पड़ेगा। तो कुछ महत्वपूर्ण पाठ हैं जिनमें से गद्यांश पद्यांश बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पाठ है संस्कृत भाषा या महत्वम, ऑलरेडी पढ़ा रखा हूँ, जा करके यूट्यूब पर पढ़ लीजिए। और सुभाषित रत्नानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एक पद्यांश 100% कन्फर्म है, मान लो 110% कन्फर्म है। जी हाँ दोस्तों, मात्र यही एक चैप्टर है जिससे पद्यांश आते ही आते हैं, बाकी किसी चैप्टर से नहीं आते। उसके बाद जातक कथा हो गया, महामना मालवीय हो गया, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ हो गया। अपनी अपनी जगह पे ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं तो बहुत सारे चैप्टर अनिवार्य संस्कृत में, लेकिन अगर आप इतने चैप्टर पढ़ लेंगे ना तो 100% आपके पेपर में फंस जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। एक गद्यांश आएगा जो कि 7 नंबर का होगा और एक पद्यांश आएगा जो कि 7 नंबर का होगा। संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखेंगे तब जाके आपको 7 नंबर मिलेंगे, 2 नंबर हिंदी अनुवाद, 2 नंबर संदर्भ के और 5 नंबर हिंदी अनुवाद के। ऐसे ही 2 नंबर इसमें संदर्भ के और 5 नंबर हिंदी अनुवाद के। इस तरीके से 7-7 अंक यानी 14 अंक का आपका संस्कृत दिग्दर्शिका बोर्ड पेपर में आएगा। अब इसके बाद बात करें भैया हिंदी व्याकरण की, कि व्याकरण में हमें बचे हुए समय में क्या क्या पढ़ना है। तो भाई देखो, महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे पढ़ लीजिए, 2 अंक मिलेंगे आपको, ठीक है। कक्षा 12 के लिए इंपॉर्टेंट मुहावरे और लोकोक्तियाँ आपकी किताब में भी दी गई होंगे, पढ़ सकते हैं वहाँ से ही। उसके बाद शब्दों में सूक्ष्म अंतर जो है 2 अंक का, ये भी आता है, बहुत ही सरल टॉपिक होता है। इसके बाद कुंडलिया छंद, कुंडलिया छंद हो गया, इसकी परिभाषा उदाहरण सहित आप याद कर लो। सोरठा छंद, इसकी परिभाषा उदाहरण सहित, और दोहा छंद, इसकी परिभाषा उदाहरण सहित। 2 अंक का इनमें से कोई ना कोई, या तो कुंडलिया आ जाएगा या सोरठा या फिर दोहा, इनमें से कोई ना कोई आपके पेपर में आ जाएगा और 2 अंक आपको मिल जाएंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है अनेकार्थी शब्द।
अनेकार्थी शब्द भी पढ़ लीजिए, 2 अंक आपको पूरे दिलाएगा बोर्ड पेपर में, ये बात मान लीजिए, 100% 100% आना ही आना है। इसके बाद रस, रस जो है श्रृंगार रस हो गया, करुण रस हो गया, हास्य रस हो गया, वीर रस हो गया। इतने रस आपको पढ़ लेने हैं उदाहरण सहित। 2 अंक आपको इनमें से कोई ना कोई एक रस आ जाएगा और 2 अंक आपको मात्र 3 से 4 लाइन लिखने के मिल जाएंगे। तो भाई रस भी जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मात्र ये एक एक दिन के टॉपिक हैं, एक दिन इसको देना है, एक दिन इसको, एक दिन इसको, एक दिन इसको और एक दिन इसको। ठीक है, यानी मैं जितना बता रहा हूँ आप इसे 1 महीने में खूब आराम से कवर कर सकते हैं, बस आपको रेगुलर पढ़ाई करना है। इसके बाद अलंकार आपको पढ़ना है भाई। अलंकार में अनुप्रास हो गया, यमक हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक हो गया, उपमा। इतने पढ़ लीजिएगा, इनमें से कोई ना कोई फंस ही जाएगा और 2 अंक आपको ये भी दिला जाएगा। मात्र 1 दिन का टॉपिक है, बहुत ही सरल टॉपिक है, आप आसानी से इसको फिनिश कर सकते हैं। अब जब ये सारा कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद ही आपको इसे पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, इसको सबसे अंतिम में पढ़ना है क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है। हिंदी गद्य और पद्य साहित्य के इतिहास से रिलेटेड 10 MCQ आपके पेपर में आते हैं। पेपर के शुरुआत में ही ये 10 MCQ रहते हैं, जिनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी प्रश्न कहते हैं। तो ये 10 प्रश्न 10 अंक के आते हैं। ठीक है, तो ये 10 प्रश्न आप अंतिम में कीजिएगा। सबसे पहले आप साहित्यिक परिचय वगैरह याद करिए, उसके बाद आप इससे रिलेटेड वीडियोज यूट्यूब में देखते रहिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे, उनको लिख करके पढ़ते रहिएगा। इस तरीके से आप हिंदी को मात्र 1 महीने में खूब आसानी से फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो भाई लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और ऐसा ही वीडियो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ वगैरह का चाहिए तो कमेंट कीजिए।